गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो बायोलॉजी हम पढ़ा रहे थे उसका जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था मानव का पाचन तंत्र, उसका आज लास्ट वीडियो है। ठीक, तो इसके पहले हम आपको बताए थे कि जो मानव का पाचन तंत्र है कैसे काम करता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, विस्तारित रूप से आप लोगों को बताया जा चुका है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो क्या है कि लगभग 3 या 4 वीडियो जितना हुआ है इसके पहले, उसका क्या है सार है। उसका सार का मतलब जितना चीज पढ़ा है उसका यहाँ पे क्या है संक्षिप्त है, क्या है संक्षिप्त रूप यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं ताकि हमको और स्पष्ट इसमें और क्या हो, इसमें हम माहिर हो जाए। ठीक है, और हमारा जो क्या है इसमें बेसिक जो है क्या है क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए जो मानव का जो पाचन तंत्र है, ठीक, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मुख गुहा से। तो मुख गुहा में क्या होता है, जीव होता है। मुख गुहा में क्या होता है, जीव होता है। देखिए यहाँ फिगर बनाया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे मुख गुहा के बाद मुख में ही क्या पाया जाता है, मुख गुहा में मुख पाया जाएगा, उस क्या होगा, क्या बोलते हैं, जीव होगा। ठीक, और मुख में वहाँ पे जीभ से क्या निकलता है, लार निकलता है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए जीभ हो गया, मुख गुहा हो गया, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे दोहरी नली के आकार वाली एक पाइप आपको दिखाई दे रही है। इस पाइप को हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस पाइप को हम ग्रास नली बोलते हैं। ठीक है, तो ये ग्रास नली में आपको हम बता चुके हैं कि क्या ग्रास नली में भोजन का पाचन होता है। नहीं, ग्रास नली क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो ग्रास नली क्या करता है, भोजन को आमाशय तक ले जाता है। क्या करता है, भोजन को आमाशय तक ले जाता है। इसमें कहीं लिखा गया है कि ग्रास नली भोजन का पाचन करता है, नहीं। भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होगा। वहां से शुरू होने के बाद भोजन जो है वो ग्रास नली के माध्यम से होते हुए कहाँ, आमाशय में जाता है। यहाँ पर आमाशय है, आमाशय में जाएगा। ठीक, तो ग्रास नली क्या करता है, भोजन को आमाशय तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, अब ग्रास नली के ऊपर यानी कि आमाशय और लीवर के जस्ट ऊपर एक संरचना पाई जाती है ऐसे क्षैतिज, इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम का यूज क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो आप महसूस कीजिएगा हमारा पेट जो है ऊपर नीचे की तरफ गति करता है। किस कारण गति करता है, इसी डायफ्राम की वजह से गति करता है। ठीक है, तो जीव हो गया, मुख हो गया, ग्रास नली हो गया और डायफ्राम हो गया। ठीक, तो ग्रास नली जो है किससे जुड़ा रहता है, आमाशय से। क्यों, क्योंकि ग्रास नली से भोजन होते हुए कहाँ आता है, आमाशय में आता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आमाशय है, आमाशय में आप लोग को बताया था आमाशय में भोजन का जो पाचन होता है उस भोजन के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, भोजन का जो पाचन होता है तो गाढ़े लेई के जैसा बन जाता है। क्या बनता है, गाढ़े लेई के जैसा बन जाता है। उस लेई को हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। गाढ़े लेई के समान बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ठीक है, काइम बोलते हैं। देखिए आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, पेप्सिन एंजाइम निकलता है। ठीक, आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है, तो आमाशय से होता है। ठीक, और पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, भी आमाशय से निकलता है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम से होता है और यह पेप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो आमाशय से निकलता है। ठीक है, तो जीव हो गया, मुख हो गया, ग्रास नली हो गया, डायफ्राम हो गया और आमाशय हो गया। ठीक, और आमाशय के नीचे क्या हो गया, अग्नाशय। क्या हो गया, अग्नाशय। अग्नाशय का काम यही है कि इससे अग्नाशयी रस निकलता है। ठीक है, अब देखिए आमाशय जो है, आमाशय से भोजन होते हुए, यहाँ पे आमाशय है, आमाशय से भोजन होते हुए कहाँ आएगा, छोटी आंत में आएगा। कहाँ आएगा, छोटी आंत में। ठीक, छोटी आंत में आएगा। फिर हम छोटी आंत को 3 भागों में बांटे थे, ग्रहणी था, मध्यांत्र था और शेषांत्र था। ठीक है, तो छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है, ग्रहणी होता है। सबसे निचला वाला भाग क्या होता है, शेषांत्र होता है, जिसको क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। जो कि सबसे बड़ा, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग यही होता है। और भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो इलियम में होता है, जिसको हम शेषांत्र भी बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए तो आमाशय से भोजन कहाँ आया, आमाशय से भोजन, देखिए जो भोजन होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह मानव के पाचन तंत्र में जाता है। किसके माध्यम से, क्रमानुकुचन के माध्यम से। आपको बताया था क्रमानुकुचन क्या होता है, कि भोजन आया, पहले इसे था, भोजन आया, अब क्रमानुकुचन होगा तो इसको इससे सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ने के बाद भोजन के जो
ठेला के जैसा होता है, ढेला के जैसा होता है, सॉरी, जो ढेला के जैसा होता है उसमें क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, जिससे भोजन क्या आएगा, नीचे आएगा, फिर अपने पूर्व स्थिति में वो आ जाता है। तो क्रमानुकुचन के माध्यम से भोजन जो है वो गति करता है। तो क्रमानुकुचन के माध्यम से फिर भोजन आमाशय से होते हुए कहाँ आएगा, छोटी आंत में आएगा। देखिए छोटी आंत क्या होता है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और तीनों का, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यानी इन तीनों का पाचन जो होता है कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हम लोग को बता दे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का जो पाचन होता है कहाँ से शुरू होता है मानव के पाचन तंत्र में, तो कहाँ से शुरू होगा, मुख से शुरू होगा। कहाँ से, मुख से। क्यों, क्योंकि मुख में जो टैलिन एंजाइम पाया जाता है यही क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। यही क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। यानी कि मानव के पाचन तंत्र में भोजन का पाचन जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी स्टार्ट हो जाता है। तो जगह कौन है, तो जगह है मुख गुहा या मुख बोल देंगे। ठीक है, तो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, हम भोजन के रूप में भी यही लेते हैं। भोजन जो हम लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का अणु रहता है, प्रोटीन का रहता है और वसा का रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। तथा पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण, यानी जो भोजन पच गया, कौन भोजन, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो प्रोटीन पच गया, उस पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण यानी कि उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, तो छोटी आंत करती है। कौन करता है, छोटी आंत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे छोटी आंत, यहाँ पे इससे दिखा है रेड कलर का, इसे है, और रेड कलर के ऊपर एक संरचना है दोहरी नली के जैसी जो टेढ़ी मेढ़ी है, उसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। छोटी आंत के ऊपर जो एक दोहरी लाइन वाली जो संरचना है उसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं। बड़ी आंत का एक ही महत्वपूर्ण काम क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है बड़ी आंत का, जल का अवशोषण करना। बड़ी आंत का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, जल का अवशोषण करना। ठीक, चलिए अब इस साइड हम देख लें। यहाँ पे ये जो हरा कलर के यहाँ पे जो फिगर दिखा है ये किस चीज का फिगर है, यकृत का फिगर है। किसका है, यकृत का है, ये वाला किसका है, यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, तो यकृत का काम क्या होता है, यकृत का काम क्या होता है, ये पित्त का उत्पादन करता है। यानी पित्त रस का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका जवाब क्या होगा, यकृत होगा। आपका जवाब क्या होगा, यकृत होगा। कहने का मतलब कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। फिर आपके पास क्वेश्चन है कि पित्त रस का निर्माण यकृत करता है तो जमा कहाँ होता है, क्या यकृत में ही जमा होता है, नहीं, यकृत में जमा न होकर उसके लिए एक अलग संरचना पाई जाती है, वहां पर जमा होता है, और उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। चूंकि वहां पे पित्त का रस जाता है इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, पित्ताशय पड़ गया। ठीक, तो पित्त का उत्पादन कौन करता है, यकृत करता है। ठीक है, और यकृत क्या करता है, यूरिया का संश्लेषण भी करता है। यकृत क्या करता है, यूरिया का संश्लेषण भी करता है। ठीक है, चलिए हम आप लोगों को बताया थे कि प्रोटीन का ज्यादा सेवन करने से अमोनिया ज्यादा बनेगा। ठीक, तो अमोनिया ज्यादा बनेगा तो क्या हो, शरीर के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, जिससे इसको क्या करता है, अमोनिया को यकृत क्या करता है, यूरिया में बदल देता है, ताकि जो हानिकारक चीज है शरीर से बाहर निकल जाए। तो कौन काम करता है, यकृत काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यकृत में ही पित्त की थैली पाई जाती है। यहाँ पे रेड कलर का इसे दिखा है, यकृत में पित्त की थैली पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। तो पित्ताशय में क्या होता है, पित्त का भंडारण होता है। पित्त का भंडारण मतलब पित्त का जो रस है वो कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है। और पित्ताशय में जो पित्त का रस होता है उसका काम क्या होता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। वसा का इमल्सीकरण मतलब वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है कौन, पित्ताशय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस साइड का हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसके सबसे नीचे वाला आ जाते हैं, जो बड़ी आंत में यहाँ पे नीचे की तरफ जो पतला सा धागा जैसे जो संरचना पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। पतली सी संरचना वाली जो
यहाँ पे जो पतली संरचना है उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक, तो अपेंडिक्स का काम हम आप लोग को बता दिए थे बहुत पहले कि अपेंडिक्स जो है वो क्या होता है, अवशेषी अंग होता है। या अवशेषी अंग कहने का मतलब ये आज अवशेषी अंग हुआ है। इसकी जो 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 मानव सभ्यता का जब शुरुआत हुआ था उस समय अवशेषी अंग नहीं था, क्योंकि मानव जो था वो पूर्णतः क्या था, शाकाहारी था। पूर्णतः क्या था, शाकाहारी था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये जो अपेंडिक्स होता है वो सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होता है। अपेंडिक्स क्या होता है, सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होता है। तो गाय और भैंस जो सेल्यूलोज युक्त पत्तियों का सेवन करती है, उस सेल्यूलोज युक्त पत्तियों को पचाने के लिए गाय और भैंस में अपेंडिक्स पाया जाता है। इसलिए उसमें यह अवशेषी अंग नहीं होता। अवशेषी अंग किसमें होता है, मानव में, क्योंकि मानव आज मांसाहारी हो चुका है। मांसाहारी मतलब सर्वाहारी हो चुका है। वो सेल्यूलोज युक्त पत्तियों का सेवन क्या करता है, कम कर दिया है। इसके कारण ये क्या हो गया, अपेंडिक्स अवशेषी अंग बन चुका है। क्योंकि जब इसका कोई काम ही नहीं है तो क्या होगा, अवशेषी अंग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बड़ी आंत का जो सबसे निचले वाला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, गुद्दा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुद्दा। गुद्दा क्या करता है, मल का परित्याग करता है। तो बड़ी आंत, छोटी आंत से भोजन कहाँ आएगा, छोटी आंत से, यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे देखिए छोटी आंत से भोजन कहाँ आएगा, बड़ी आंत में। बड़ी आंत से भोजन होते हुए गुद्दा के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है। गुद्दा के माध्यम से शरीर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर था उसका यह केवल सार है। कारण कि आप लोग हम पूरा विस्तारित रूप से पढ़ा चुके हैं, यह केवल सार है। जैसे जैसे फिगर बनाया वैसे आप फिगर बना लीजिएगा। कारण कि रिवीजन करने वक्त या बहुत, अगर आपके सामने फिगर आएगा तो रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ही जल्दी इसका रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके अगले वीडियो में आप लोगों का जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।